हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फायर बाय आईआईटियंस में। जैसे कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, और इन कंसेप्ट पे जो भी प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉब्लम पूछे गए हैं उनको भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किर्चॉफ्स करंट लॉ एंड किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। Before that, I want to start with some motivational quotes, and today's motivational quotes is: "When the seas have storms, the fisherman comes and repair the net." It means that when we are going through any type of bad phases in life, like now we all are going through due to corona, इस समय बस हम लोग को अपने ड्रॉबैक्स, अपनी कमियों को रिपेयर करने में फोकस करना चाहिए। Because when right time will come, we should be prepared to give our best. So keep calm and be prepared. Right time will come. तो आइए जानते हैं हम लोग किर्चॉफ्स लॉ के बारे में। जो अपना किर्चॉफ्स लॉ वो डेवलप किया गया था हमारे जर्मन फिजिसिस्ट इन 1845 गस्टाव किर्चॉफ के द्वारा। ही डेवलप्ड ए पेयर और सेट ऑफ रूल्स और लॉ जो कि बेस्ड है अपना कंजर्वेशन ऑफ करंट एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, तो जो अपना कंजर्वेशन ऑफ करंट पे बेस्ड था या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, उन्होंने इसका नाम किर्चॉफ्स करंट लॉ के नाम से रखा, जिसको कि हम लोग शॉर्टली केसीएल बोलते हैं। और जो अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था, उन्होंने इसका नाम किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ रखा, जिसको कि हम लोग केवीएल के नाम से जानते हैं। जो अपना केसीएल है वो एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर नोड, या तो वो सिंपल नोड हो या तो वो प्रिंसिपल नोड, वो दोनों नोड पे एप्लीकेबल है। आपको जैसे कि पता है प्रिंसिपल नोड को हम लोग जंक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो केसीएल जो है वो एप्लीकेबल है जंक्शन के लिए भी। ठीक है, वैसे ही अपना जो केवीएल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग केसीएल के बारे में। जो केसीएल है, इट स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट और चार्ज एट ए नोड और जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब जो भी अलजेब्रिक सम है एक नोड पे या जंक्शन पे, अगर हम लोग सारे करंट को ऐड करेंगे या सम करेंगे, वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। ये कौन कहता है, केसीएल। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसको दूसरे सेंटेंस में अगर बोलें तो इट स्टेट दैट ऑल इनकमिंग करंट टू ए नोड और ए जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू ऑल आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट नोड। मतलब जितना भी इनकमिंग करंट है किसी भी नोड पे, वो किसके बराबर होना चाहिए, जितना भी उस नोड से आउटगोइंग करंट है फ्रॉम दैट नोड। यहाँ पे हम लोग एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो इनकमिंग करंट है उसका यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन जो ले रहे हैं वो नेगेटिव ले रहे हैं। आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको नेगेटिव ले रहे हैं, और जो अपना आउटगोइंग करंट है फ्रॉम नोड उसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं केसीएल क्या बता रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये कोई एक नोड पी नोड है, ठीक है, और यहाँ पे एक इनकमिंग करंट इस नोड पे I1 है, एक और इनकमिंग करंट यहाँ पे मान लीजिए I2 एंटर हो रहा है, एक और करंट I3 मान लीजिए यहाँ पे एक और करंट एंटर हो रहा है किस पी नोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे I1 I2 I3 क्या है आपका, इनकमिंग करंट, इसका साइन हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। और मान लीजिए यहाँ पे एक I4 करंट है जो कि इस नोड से आउटगोइंग करंट है, और यहाँ पे एक और I5 करंट है जो कि इस नोड से आउटगोइंग करंट है। तो I4 I5 क्या है अपना यहाँ पे आउटगोइंग करंट, इसका साइन हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो फ्रॉम केसीएल हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम केसीएल टू नोड P हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो सबमिशन है यहाँ पे इस नोड P पे I1 I2 I3 I4 एंड I5 का सबमिशन किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मैं फ्रॉम केसीएल माइनस I1, यहाँ पे इनकमिंग करंट है ये I1, प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 प्लस ये आउटगोइंग करंट I4 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका, जीरो। ठीक है, तो आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या आएगा आपका, I4 प्लस I5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका जो सबमिशन है करंट का वो इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो, या तो आप ये बोल सकते हैं इनकमिंग करंट है वो किसके बराबर है आपका, आउटगोइंग करंट के। ठीक है, जो केसीएल है अपना वो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है क्योंकि इस स्टेटमेंट से भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं केवीएल के बारे में। केवीएल स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर एक कोई क्लोज्ड लूप है उसमें जितने वोल्टेज सोर्स है और जितने वोल्टेज ड्रॉप है उनका सबमिशन करते हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। ठीक है, और जो कि केवीएल है वो किस पे बेस्ड है अपना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं केवीएल बेसिकली क्या कहता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक V वोल्टेज सोर्स इस सर्किट में कनेक्टेड है, ठीक है, और ये R1 एंड R2 टू पैसिव एलिमेंट्स कनेक्टेड है, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए I फ्लो हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, जितने भी पैसिव एलिमेंट है, मान लीजिए रेजिस्टेंस है या इंडक्टर है या कैपेसिटर, तो इसमें जितना भी पैसिव एलिमेंट है, जिस टर्मिनल में करंट एंटर होता है उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, जिस टर्मिनल से करंट आउट होता है उसको हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टर में भी क्या होगा, ये जिस टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है और जिस टर्मिनल से करंट आउट हो रहा है वहां पे भी आपको पॉजिटिव से, और जिस टर्मिनल से करंट आउट हो रहा है उसको नेगेटिव से। ठीक है, तो सारे पैसिव एलिमेंट में यही जो साइन कन्वेंशन है यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो करंट का डायरेक्शन है ये इस तरह से है। तो यहाँ पे जो करंट जो R1 में जो पोलैरिटी बनेगा वोल्टेज का, अब यहाँ पे क्या बनेगा प्लस और यहाँ पे माइनस, इसमें भी R2 में क्या होगा, ये प्लस बनेगा ये माइनस बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक और साइन कन्वेंशन जो कि आपको याद रखना है केवीएल के लिए, जिस टर्मिनल से जो करंट आउट हो रहा है उस टर्मिनल के पोलैरिटी को हम लोग वोल्टेज का पोलैरिटी को एज्यूम करेंगे। ठीक है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मान लीजिए जिस टर्मिनल से करंट इन हो रहा है आप उसको भी एज्यूम कर सकते हैं उस वोल्टेज का पोलैरिटी को। तो ये बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप एज्यूम कर रहे हैं वो सेम सारी चीजों में अप्लाई होना चाहिए, सारे एलिमेंट में। ठीक है, मान लीजिए वोल्टेज सोर्स के लिए आप करंट सोर्स इन हो रहा है उसका पोलैरिटी को ले रहे हैं, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा एलिमेंट पैसिव एलिमेंट में, उसमें जो करंट एंटर हो जिस टर्मिनल में उस पोलैरिटी को एज्यूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं वो जो जिस पोलैरिटी से करंट आउट हो रहा है उस टर्मिनल को, उस पोलैरिटी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं केवीएल लगा के इस सर्किट में। तो फ्रॉम केवीएल क्या होगा, जो वोल्टेज सोर्स है इसका पोलैरिटी हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि करंट इस वोल्टेज सोर्स से करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो रहा है, तो V प्लस V। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है R1 रेजिस्टेंस में, वो उसका पोलैरिटी क्या लेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि जो R1 एलिमेंट में जो करंट आउट हो रहा है वो माइनस टर्मिनल से आउट हो रहा है। ठीक है, तो माइनस I इंटू R1, और जो आपका R2 एलिमेंट में उसका भी पोलैरिटी क्या लेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि R2 एलिमेंट से भी करंट जो आउट हो रहा है वो माइनस पोलैरिटी से आउट हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। तो ये आपका इक्वेशन आ गया फ्रॉम केवीएल। तो बस आपको जो केवीएल का इक्वेशन ड्राइव करने में जो आपको ध्यान रखना है, बस आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप इजिली जितने भी अननोन पैरामीटर है सर्किट में आप इजिली निकाल सकते हैं केवीएल से। ठीक है, तो आइए एक दो सवाल देखते हैं केसीएल केवीएल पे, आपको ज्यादा क्लियर होगा केसीएल केवीएल से। मान लीजिए ये कोई सर्किट है जिसमें ये करंट सोर्स आई करंट सोर्स जिसका वैल्यू आपको 5 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, और ये R1 एलिमेंट है जिसका वैल्यू आपको 1 ओम दिया गया है। ठीक है, और ये जो R2 एलिमेंट है इसका वैल्यू आपको 2 ओम दिया गया है, और यहाँ पे मान लीजिए R3 एलिमेंट है जिसका वैल्यू आपको 3 ओम दिया गया है। ठीक है, और एक और करंट सोर्स है जिसका वैल्यू आपको 10 ओम दिया गया है, 10 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप केसीएल कैसे लगाएंगे ये आपको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे एक आपको नोड एज्यूम करना है, मान लीजिए क्या है पी नोड है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए जो 3 ओम है इसके थ्रू जो करंट Ix फ्लो रहा है उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, बस आपको क्या ध्यान रखना है, एक पी नोड, उस नोड पे एक पी नोड एज्यूम करना है वहां पे। ठीक है, और वहां पे जितने भी इनकमिंग करंट है उसको आप इक्वेट कर देना है जितने भी आउटगोइंग करंट है। ठीक है, केसीएल भी आपको यही कहता है जितना भी इनकमिंग करंट है वो किसके बराबर होगा, आउटगोइंग करंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो Ix है वो पी नोड से क्या है, आउटगोइंग करंट है, और जो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5 एम्पियर करंट सोर्स लगा है वो क्या हो रहा है, पी नोड पे क्या है, इनकमिंग करंट है, और यहाँ पे जो 10 एम्पियर करंट सोर्स है वो पी नोड पे वो भी क्या है, इनकमिंग करंट है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पता है केसीएल फ्रॉम केसीएल इनकमिंग करंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, आउटगोइंग करंट के। तो आपका इनकमिंग करंट क्या है यहाँ पे 5 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Ix। तो यहाँ से आप Ix इजिली निकाल सकते हैं, Ix कितना हो गया 15 एम्पियर। तो आप केसीएल के थ्रू आप इजिली जितने भी करंट है ब्रांचेस में वो आप इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए एक और फॉर्म जो है आपका केसीएल का, आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपको 5 वोल्ट दिया गया है, ये R1 का 1 ओम दिया है, ये 2 ओम दिया गया आपको, ये 3 ओम दिया गया और ये आपको 4 ओम दिया गया है। ठीक है, और 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट जो नॉन एलिमेंट्स है उसमें आपको करंट दिया नहीं गया है, तो आप यहाँ पे इजिली आप डायरेक्टली आप नोडल लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए ये जो पी पॉइंट है, पी नोड है, यहाँ पे आपको एक पोटेंशियल वीपी मानना है। ठीक है, मान लीजिए इस पोटेंशियल को वीपी, और यहाँ पे आप अब क्या करना है, आपको सारे जो नॉन एलिमेंट्स हैं उसमें आपको करंट डिराइव करना है। ठीक है, किसके थ्रू, ओम्स लॉ के यूज से।
ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, जो इस मान लीजिए I1 आपको ड्राइव करना है, तो आप इजीली यहाँ पे ओम्स लॉ लगा के आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ यहाँ पे अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे आपका I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू Vp माइनस 5/1, ठीक है। और यहाँ पे आप I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Vp अपॉन जितना भी रेजिस्टेंस कंडक्टेड है इसमें 2 + 3 5, ठीक है। और यहाँ पे आप इजिली Ix का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, Ix इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vp अपॉन 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सारा एलिमेंट में करंट पता चल गया, I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू और Ix का वैल्यू। यहाँ पे आप KCL लगा सकते हैं। तो इस नोट पे अगर KCL लगाते हैं तो क्या होगा, I1 + I2 + I3 इक्वल टू 0, क्योंकि सारा इसमें आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ पे I1 + आउटगोइंग करंट का समेशन क्या होगा, 0। तो I1 क्या है आपका, Vp माइनस 5/1 प्लस Vp अपॉन 5 प्लस Vp अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। तो यहाँ पे अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 20 एलसीएम हो जाएगा। तो 20 Vp माइनस 100 प्लस ये 20 Vp प्लस ये 4 Vp प्लस 5 Vp इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4 + 5 9, 9 + 2 29, 29 Vp माइनस 100 इक्वल टू 0। तो Vp इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 100/29, ठीक है। यहाँ से आपको Vp पता चल गया। अब Vp आ गया तो आपको पता है Ix इक्वल टू क्या है, Ix इक्वल टू Vp/4 है। तो Ix का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100/29 × 4, ठीक है। यहाँ से आप इजीली आप Ix का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म के, अगर इस फॉर्म का आपको आता है सवाल और आपसे Ix पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे ओम्स लॉ की मदद से आपको इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, करंट एंड वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। तो करंट एंड वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है कि आपको पहले ये जानना है कि करंट और वोल्टेज डिवीजन रूल लगता कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको पता है, सबसे पहले आइए ये देखते हैं। मान लीजिए कि ये सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको पता है जो सीरीज में रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड होता है, मान लीजिए R1 है, ये R2 है, मान लीजिए सीरीज में रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है, तो आपको पता है कि सीरीज में जो करंट अगर मान लीजिए फ्लो होता है तो वो हर एक एलिमेंट में सेम रहता है, अगर सीरीज में एलिमेंट कनेक्टेड है, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, तो ये R1 के थ्रू भी I करंट फ्लो होगा, जो R2 के थ्रू भी I करंट फ्लो होगा, ठीक है। और यहीं पे मान लीजिए अगर पैरेलल में एलिमेंट कनेक्टेड है, मान लीजिए R1 है, ये आपका R2 है, तो यहाँ पे मान लीजिए करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो R1 का एलिमेंट के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो I1 होगा, और जो R2 एलिमेंट के थ्रू करंट फ्लो होगा वो I2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जो I1 और I2 है वो कभी भी आपका I के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल कहाँ पे लगेगा, पैरेलल में, ठीक है। क्यों, क्योंकि पैरेलल में ही करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सीरीज में तो करंट सेम ही रहता है, तो यहाँ पे डिवीजन रूल लग ही नहीं सकता। वैसे ही आप यहाँ अगर वोल्टेज का केस देखते हैं, तो मान लीजिए कि ये पैरेलल में एलिमेंट कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपको एक प्लस माइनस V का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, अगर पैरेलल में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स के, तो क्या होगा, पैरेलल में जो जितने भी एलिमेंट कनेक्ट, सब में क्या होगा, वोल्टेज आपका सेम रहेगा, जितने भी एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड। ये मान लीजिए R2 है, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे मान लीजिए Rn कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी Rn में भी वोल्टेज जो आपका डेवलप होगा वो भी V वोल्टेज का, यहाँ पे भी V वोल्टेज, यहाँ पे भी V वोल्टेज, ठीक है। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए सीरीज में कनेक्टेड है कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए ये सीरीज में एलिमेंट कनेक्टेड है, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, और यहाँ पे आपका एक वोल्टेज सोर्स V कनेक्टेड है, प्लस माइनस V, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो आपका R1 R2 में डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए V1 होगा, ये आपका V2 डेवलप होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि जो V होगा वो कभी भी आपका V1 और V2 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। V1 V2 बराबर हो सकता है, बट V कभी भी V1 V2 के बराबर नहीं होता। यहाँ पे सीरीज में क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल कहाँ पे लगेगा, आपका सीरीज में, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल कहाँ पे लगेगा, आपका पैरेलल में। और आपको एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है कि मान लीजिए कि सीरीज में अगर मान लीजिए एलिमेंट कनेक्टेड है, ये मान लीजिए R1 R2, तो आपका इसका R इक्विवेलेंट पूछा गया है, ठीक है, सीरीज में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो R इक्विवेलेंट होता है सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो क्या होता है, R1 + R2, ठीक है। इसके डिटेल में हम लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको जो थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ, बेसिक नॉलेज, जो कि आपके आगे प्रॉब्लम में काम आएगा, ठीक है। और जो मान लीजिए कि रेजिस्टेंस पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है,
ठीक है। मान लीजिए पैरेलल में कनेक्टेड है, ये R1 है, ये आपका R2 है, इसका आपको R इक्विवेलेंट पूछा गया है। R इक्विवेलेंट अगर आपको पूछा गया तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट जो होता है आपको ये ध्यान देना है कि R1 प्रोडक्ट ऑफ R1 एंड R2 अपॉन समीशन ऑफ R1 प्लस R2, ठीक है। तो पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है दोनों का और समीशन ऑफ बोथ द एलिमेंट, ठीक है। और सीरीज में क्या होता है, डायरेक्टली समीशन ऑफ बोथ द एलिमेंट। तो आइए देखते हैं करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल क्या वो होता है। करंट डिवीजन रूल आपको पता है पैरेलल में लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे दो पैरेलल में एलिमेंट कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है। और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स V कनेक्टेड है, ठीक है। और एक करंट I फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है। तो आपको पता है R1 में जो करंट फ्लो होगा I1 मान लीजिए, इसको R2 में जो करंट फ्लो होगा वो I2 के बराबर, R2 में जो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है अगर पैरेलल में कोई एलिमेंट कनेक्टेड है तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो ये जो यहाँ पे V वोल्टेज सोर्स लगा है वो R1 के अक्रॉस भी सेम रहेगा, V वोल्टेज ही, और जो R2 के अक्रॉस है वो भी V वोल्टेज ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो V होगा, आप अगर R1 और I1 के प्रोडक्ट में बोलें तो V इक्वल टू क्या होगा, ओम्स लॉ के थ्रू I1 इंटू R1 और इक्वल टू क्या होगा I2 इंटू R2, ये भी बोल सकते हैं। तो आपका पहला इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन मान लीजिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, R1 R2 जो पैरेलल में कनेक्टेड है इसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए इस सर्किट को अगर रिप्लेस करते हैं R इक्विवेलेंट से, यहाँ पे आपका प्लस माइनस V सोर्स लगा हुआ है, ये R इक्विवेलेंट है, ये आपका क्या हो रहा था, I फ्लो हो रहा था करंट, और यहाँ पे क्या है V वोल्टेज सोर्स। तो R इक्विवेलेंट आपको पता है पैरेलल में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस अपॉन समेशन ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया। तो अभी अगर आपको यहाँ से आप जो वोल्टेज निकालना अगर चाहते हैं तो आप क्या होगा, यहाँ पे ओम्स लॉ अगर लगाते हैं तो वो क्या होगा, V इक्वल टू क्या होगा I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा I इंटू R1 प्लस R2 अपॉन सॉरी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ से आप बेसिकली V निकल गया, तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करना है, आपको 1 एंड 2 को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करते हैं V की जगह पे अगर आप 1 के वैल्यू को पुट करते हैं 1 के इक्वेशन का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो I1 इंटू R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं ये चीज। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 आपका कट जाएगा, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I इंटू सॉरी ये R1 कटेगा I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ से आप बेसिकली ये आपका करंट डिवीजन रूल्स आपको बताता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, जो अगर I1 निकालना है आपको, करंट सोर्स I दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे I1 इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ I इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन समीशन ऑफ बोथ द ब्रांच का रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही आप अगर I2 आप निकालना चाहते हैं तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मतलब R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ऐसे आप करंट डिवीजन के रूल से आप जो पैरेलल ब्रांच में करंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। तो आपको पता है वोल्टेज डिवीजन रूल कहाँ पे लगेगा, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में ये वोल्टेज डिवाइड होता है। मान लीजिए R1 एलिमेंट कनेक्ट है, R2 एलिमेंट कनेक्ट है, और यहाँ पे आपका एक वोल्टेज सोर्स V आपका कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ से आपका इस जो सर्किट है इसमें करंट आपका I फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे R1 के अक्रॉस क्या वोल्टेज डेवलप होगा V1 और R2 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा V2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको पता है कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, ठीक है। तो जो R1 के अक्रॉस जो करंट होगा R2 के अक्रॉस क्या होगा, सेम I फ्लो होगा। तो I इक्वल टू आप क्या बोल सकते हैं, V1 अपॉन R1 बोल सकते हैं नहीं, और जो ओम्स लॉ के थ्रू और जो R2 में जो I इक्वल टू क्या होगा V2 अपॉन R2, ये आपको पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप R इक्विवेलेंट का कंसेप्ट को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप R इक्विवेलेंट निकालते हैं, ये R इक्विवेलेंट हो गया, ये आपका I करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका V वोल्टेज सोर्स है। तो आप इसमें अगर आप निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, और आपको पता है जो R इक्विवेलेंट होता है सीरीज में वो किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2, ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, 1 को 2 में पुट करना है, ठीक है। तो I यहाँ पे I इक्वल टू क्या है, तो V1 अपॉन R1, V1 अपॉन R1 इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे V अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ से अगर आप V1 का वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको यहाँ से आप V2 का वैल्यू निकालना है तो V इंटू सेम ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 अपॉन
R1 प्लस R2। ठीक है, तो बस ये आपको वोल्टेज डिवीजन का ये दो फॉर्मूला याद रखना है और करंट डिवीजन रूल का वो दो फॉर्मूला याद रखना है। आइए देखते हैं करंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला क्या है और वोल्टेज डिवीजन रूल का। मान लीजिए करंट डिवीजन रूल है। ठीक है, करंट डिवीजन रूल में क्या आपको याद रखना है, पैरेलल में I1 इंटू I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2, और जो आपका I2 का वैल्यू आएगा वो I इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मतलब R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ऐसे ही अगर आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होगा, जो V1 निकालना है आपको, V1 इक्वल टू क्या है, V इंटू सेम ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 अपॉन R1 प्लस R2, और जो V2 होगा आपका वो क्या होगा, V इंटू सेम ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कुछ सवाल जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उसको बनाते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये सवाल है एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कौन सा लॉ बेस्ड है, केसीएल, जो कि कंजर्वेशन ऑफ करंट पे भी बेस्ड है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है आपका, जो बेस्ड है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू, आपको पता है जो केवीएल होता है, केवीएल क्या बताता है आपको, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इक्वल टू क्या होता है, जीरो। अगर आपको केवीएल का डेफिनेशन पता है तो आप इजीली बता सकते हैं इस सवाल का आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब अगला देखते हैं, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2 इन द सर्किट गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे जो R2 है इस सर्किट में जो आपको वोल्टेज पूछता है, मान लीजिए वोल्टेज R2 में जो वोल्टेज है वो Vx वोल्टेज है। ठीक है, आपको इसका वैल्यू आपसे निकालना है। तो ये जो सवाल है आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के भी बना सकते हैं, दूसरा आप केवीएल लगा के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोनों तरीके से बना के देखते हैं कौन सा तरीका आपको ज्यादा कम टाइम लेता है, उसको देखते हैं। क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए पहले सबसे पहले हम तो क्या करते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल से लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी जो वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, और मान लीजिए इसमें करंट जो है हम आई मानते हैं, इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो आपको पता है कि पैसिव एलिमेंट में जिस टर्मिनल में करंट है उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, जिस टर्मिनल से करंट आउट होता है उसको नेगेटिव से। ये प्लस माइनस हो गया। ठीक है, करंट डायरेक्शन हो गया आपका यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वोल्टेज डिवीजन लगाना है। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन के बेसिकली आई का जरूरत नहीं है, वो केवीएल जब लगाएंगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगा। तो वोल्टेज डिवीजन डायरेक्टली निकल जाएगा। आपको पता है कि मान लीजिए Vx के यहाँ पे हम मान लीजिए इसको V2 मानते हैं। ठीक है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवीजन आपको पता है V2 इक्वल टू क्या होता है, V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे आपको V भी पता है 20 है और R2 भी पता है आपको 40, और R2 प्लस R1 क्या हो जाएगा 60। तो आपको यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे 2 3 जा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 40 अपॉन 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 13.33। तो V2 का जो वैल्यू आएगा आपको 13.33, आप इजीली विद इन 5 सेकंड आप V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए केवीएल लगा के देखते हैं क्या इससे जल्दी इससे कम टाइम में निकल रहा है क्या वो। अगर वो निकल जाएगा तो अच्छी बात है, केवीएल लगा के इस टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है ये करंट क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या हो रहा है आपका V2 वोल्टेज डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो आइए केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल क्या करता है, जिस टर्मिनल से करंट आउट हो रहा है उसी टर्मिनल को पोलैरिटी लेना है। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स से करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो रहा है 20, और इन रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, करंट नेगेटिव टर्मिनल से आउट हो रहा है। तो 20 इंटू आई, फिर यहाँ पे भी नेगेटिव टर्मिनल से आउट हो रहा है 40 इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। केवीएल कहता है अराउंड ए क्लोज्ड पाथ समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 40 प्लस 60 आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 अपॉन 60। आई का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/3 एम्पियर। यहाँ पे आपका आई का वैल्यू आ गया। और आपको पता है जो V2 है वो क्या है आपका आई इंटू R2 ओम्स लॉ से। तो आई क्या आ गया आपका 1/3 और R2 क्या आपका 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.33 वोल्ट। तो आप केवीएल लगा के भी इसको निकाल सकते हैं, सेम आंसर आ रहा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि केवीएल निकालने के लिए आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर आप आई का वैल्यू निकालें, फिर उसके बाद आप V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। और वोल्टेज डिवीजन रूल अगर लगाते हैं इस टाइप के सवाल तो आपको डायरेक्टली जो वोल्टेज पूछा गया वो आप निकाल सकते हैं। अगर इस सवाल में आई पूछा जाता है तो आप केसीएल जो केवीएल लगा के आप निकाल सकते हैं, वो कम टाइम लेता है। तो इस टाइप के सवाल में आपको देखना है कि सवाल में पूछा क्या गया है, तो उस हिसाब से आपको वो फॉर्मूला यूज करना है, इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से वोल्टेज डिवीजन कम टाइम लेगा,
तो उसको यूज करना है इस टाइप के सवाल में। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू द 6 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। 6 ओम रेजिस्टेंस कौन सा आपका, ये वाला। आपका यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू आपको पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, एम्पियर में, ठीक है। ये ध्यान देना आपको, ठीक है। कभी कभी मिली एम्पियर में या किसी अदर यूनिट्स में पूछा जाता है, तो यूनिट भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एम्पियर पूछा गया किस 6 ओम के रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे आप इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप केवीएल लगा के, ये आपका लूप 1 हो गया, ये आपका लूप 2 हो गया। यहाँ पे आप दोनों में केवीएल लगाएंगे, इससे आप आई निकाल सकते हैं। दूसरा आप केसीएल लगा के, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग केसीएल लगा के कितना टाइम लेता है, फिर देखेंगे हम लोग केवीएल लगा के वो कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस 6 ओम में आपको निकालना है करंट, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ये वीपी पोटेंशियल मानते हैं पी नोड पे, ठीक है। अब आपको हर एक ब्रांच में करंट तो पता नहीं, तो आपको पता है सेकंड फॉर्म ऑफ केसीएल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ओम्स लॉ के यूज से सारे ब्रांच में करंट निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आपका I2 करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका I3 करंट है जो कि निकालना है, वो आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है जो I1 है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ओम्स लॉ से I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Vp माइनस 40/2, ठीक है। यहाँ पे अगर आप केवीएल लगाते हैं तो देखिए ये वीपी पोटेंशियल है, इसको जो भी नोड मानते हैं अब हमेशा उसको क्या होता है हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, और जो आपका दूसरा ग्राउंड टर्मिनल है उसको नेगेटिव। ये देखते हैं I1 का वैल्यू जो Vp माइनस 40/2 ये कैसे आया। आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या पॉजिटिव पोटेंशियल है, जो टर्मिनल को वीपी पोटेंशियल मानते हैं उसको क्या पॉजिटिव मानते हैं, और जो अगला ग्राउंड है उसको क्या मानते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, ये ग्राउंड टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल से ग्राउंड टर्मिनल केवीएल लगाना है और आपको इजीली आ जाएगा। बस आपको पोलैरिटी का ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्लस है और माइनस ये है, यहाँ कभी कभी क्या होता है सवाल, ये आपको माइनस दिया था, ये प्लस दिया था, तो आपको वहां पे आपको ये ध्यान देना है कि वीपी माइनस 40 होगा या वीपी प्लस 40। तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको बस एक बार चेक कर लेना है केवीएल लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केवीएल लगाते हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल करंट भी इसी टर्मिनल से आउट हो रहा है, तो ये क्या होगा वीपी। यहाँ पे आपको पता है ये पैसिव एलिमेंट है, तो करंट किस टर्मिनल से आउट हो रहा है, माइनस टर्मिनल से, तो ये माइनस 2i, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ये क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से आउट हो रहा है, तो माइनस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आपको पता है यहाँ से आप इजिली निकाल से i इक्वल टू क्या हो जाएगा Vp माइनस 40/2, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आप इजिली आप केवीएल लगा के हर एक एलिमेंट में आप I1, I2, I3 निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर आप केवीएल लगाते हैं I3 के लिए तो क्या होगा Vp माइनस 0, यहाँ पे आपका 0, अब बीच में कितना एलिमेंट आ रहा है आपका 10 + 6 16, तो आपका I3 इक्वल टू क्या हो गया Vp/16, Vp/16। ऐसे ही अगर आप I2 निकालेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे आपको 0 टर्मिनल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Vp/4, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। यहाँ से आपको क्या हो रहा है कि सारे ब्रांच का एलिमेंट पता चल गया करंट। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बस आपको पता है कि इस नोडल पे आपको सारे करंट क्या आउटगोइंग हो रहा है, तो इसका सबमिशन क्या हो जाएगा 0। तो आइए देखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे I1 + I2 + I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपको पता है Vp I1 का वैल्यू क्या है आपका Vp माइनस 40/2, I2 का वैल्यू क्या है आपका Vp/4 और I3 का वैल्यू क्या है Vp/16 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8Vp माइनस 8 4 जा 320 प्लस 4Vp प्लस Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 8 + 4 + 1 कितना हो जाएगा 13Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 320, तो Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा 320/13, ठीक है। यहाँ से आपका Vp का वैल्यु आ गया, और जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, सवाल क्या पूछा गया आपका 6 ओम के थ्रू करंट, तो 6 ओम के थ्रू करंट क्या है I3 का वैल्यू क्या है आपका Vp/16। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है I3 का, I3 इक्वल टू क्या Vp/16, Vp आ गया आपका 320/13 × 16। इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करते हैं क्या हो जाए 16 2 जा 20/13, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो I3 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1.33 के अप्रोक्स। देखते हैं आंसर में कौन सा है, 1.54 के अप्रोक्स आ जाएगा आपका आंसर। तो आप इजीली आप इस तरह से
आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1.54। ठीक है, तो ये था आपका केसीएल। और अगर आप केवीएल लगा के देखते हैं कि केवीएल कम टाइम लेता है या केसीएल कम टाइम, तो आइए केवीएल लगा के देखते हैं अभी सर्किट में। मान लीजिए लूप 1 है आपका, ये क्या है, लूप 2 है। ठीक है, और ये आपका I1 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या ध्यान देना आपको, मान लीजिए मिडिल ब्रांच है, इसमें आपको एक करंट डायरेक्शन मानना पड़ेगा। या तो इस डायरेक्शन में करंट आप मानिए I1 के डायरेक्शन के अलोंग नेट डायरेक्शन का करंट, या तो आपको I2 के अलोंग नेट डायरेक्शन। देखिए अब होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे एक I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा है। और मान लीजिए हम करंट का डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन ये माने हैं। ठीक है, तो नेट डायरेक्शन ये इस करंट का कब हो सकता है, जब I1 बड़ा होगा I2, मतलब नेट करंट का डायरेक्शन मतलब I1 माइनस I2 होगा। क्यों, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो I1 माइनस I2 ही होगा नेट डायरेक्शन का अमाउंट का करंट। अब मान लीजिए कि नेट डायरेक्शन का करंट आपका ये है, तो ये कब होगा नेट डायरेक्शन, जब अगर अपोजिट में दोनों करंट फ्लो हो रहा है तो I2 माइनस I1 होगा इक्वल टू I। तो इससे क्या होगा, अगर आप कोई भी डायरेक्शन मानते हैं, इससे बस फर्क क्या होगा, जैसे आप अगर ये डायरेक्शन मान रहे हैं करंट का, ये डायरेक्शन, तो जो रेजिस्टेंस का पोलैरिटी क्या होगा, ये प्लस माइनस होगा। और अगर आप ये नेट डायरेक्शन मान रहे हैं तो रेजिस्टेंस का पोलैरिटी क्या होगा, ये प्लस माइनस। तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस आपको क्या होगा, आपको इसलिए कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं। तो हम जो एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए I1 के लो जो करंट है उसको नेट डायरेक्शन का करंट एज्यूम करना है। तो इसमें कौन कौन कितना करंट फ्लो होगा, I1 माइनस I2। ठीक है, अब लगाते हैं केवीएल। ठीक है, अब यहाँ पे केवीएल लगाते हैं तो क्या होगा आपका 40 माइनस 2I1 इस 4 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस पोलैरिटी है, ये माइनस हो गया अगर नेट डायरेक्शन ऐसे हो गया तो -4। और इसका करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1 माइनस I2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये पहला इक्वेशन बन गया। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -2I1 ये -4I1 तो क्या हो जाएगा 6I1। इसको ब्रैकेट की उस तरफ ले गए 6I1 प्लस में, और ये आपका -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4I2। तो -4I2 अगर उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। आइए अब केवीएल लगाते हैं लूप 2 में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लूप 2 में जो करंट का डायरेक्शन ये है, तो अब यहाँ पे पैसिव एलिमेंट में जो वोल्टेज पोलैरिटी हो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये प्लस माइनस यहाँ पे बनेगा, ये प्लस माइनस यहाँ से बनेगा। ठीक है, अब केवीएल लगाते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 10 ओम में वो करंट क्या हो रहा है, माइनस टर्मिनल से आउट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा -10I2। यहाँ पे भी माइनस से आउट हो रहा है -6I2। यहाँ पे जो करंट आउट हो रहा है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले पॉजिटिव टर्मिनल डिसाइड कर लिए, इसका नेट करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा +4। और इसमें करंट जो नेट करंट डायरेक्शन की नेट करंट जो फ्लो होता है वो क्या होता है I1 माइनस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 10 + 6 16 और +4 क्या हो जाएगा आपका 16 -20I2 और यहाँ 4I1, तो 4I1 माइनस 20I2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, यहीं पे पहला इक्वेशन को पुट करते हैं तो क्या था आपका पहला इक्वेशन 6I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 40। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 24I1 माइनस 20I2 120I2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ रहा है 24I1 माइनस 16I2 इक्वल टू क्या आ रहा है 4 हो जाए 160। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें माइनस ये प्लस ये माइनस हो गया, ये क्या होगा कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -104I2 ये आ जाएगा इक्वल टू क्या होगा -160। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको I2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपको 1.54 के बराबर। ठीक है, जो आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं, ये केवीएल से भी आप निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये केवीएल और केसीएल इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम में दोनों में लगभग सेम ही टाइम ले रहा है। आपको जिसमें ज्यादा अच्छे से कमांड हो आप उसी को लगाएं। ठीक है, आपको जो लगे कि इसमें हम केसीएल में मेरा ज्यादा कमांड है तो उसको आप जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट किए आप केसीएल लगाइए। ठीक है, अगर आपको लगे केवीएल मेरे लिए ज्यादा सुटेबल तो आप केवीएल लगाइए। ठीक है, बस इसमें आप अपने सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए इस टाइप के सवाल में। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल है अपना, इसे पूछा जा रहा है आपको जो करंट का वैल्यू है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द करंट इन मिली एम्पियर फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब यहाँ पे इस टाइप के सवाल में आपको एक ध्यान देना कि होता क्या है बेसिकली, जब आप कंप्यूटर एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जल्दी जल्दी सवाल बनाने के लिए दिमाग में रहता है। उस टाइम पे हम लोग सवाल में पढ़ तो लेते हैं मिली एम्पियर, बट जब सॉल्व करते हैं आंसर एम्पियर में आ जाता है, क्योंकि सारा वैल्यू यहाँ पे देखिए ओम में दिया है, वोल्ट में दिया है, तो जो भी करंट आएगा वो एम्पियर में आएगा, और उसका ऑप्शन भी आपको इस चारों में से एक ना एक ऑप्शन रहेगा ही।
ठीक है, और आप उसको देखते हैं और आप लगा देते हैं। इसलिए इस टाइप के सवाल में क्या होता है, क्वेश्चन आप पढ़ते ही अगर आपको दिखा कि ये सवाल कुछ मिली एम्पेयर में दिया, तो आपको यहाँ पे जो आंसर रहेगा आप वहां पे लिख लिया कीजिए आई इक्वल टू जो भी मेरा वैल्यू आएगा आई का, उसको क्या करना है हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, वो आपका नेट रिजल्ट रहेगा। ठीक है, मिली एम्पेयर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप जब भी सवाल बनाएंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ मिली एम्पेयर में हमको सवाल, क्योंकि होता क्या है बेसिकली मेरे साथ भी हो चुका है कि सवाल बना लेते हैं आ जाता है एम्पियर में, हम यहाँ पे ऑप्शन में भी देख लेते हैं और लगा के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, बट यहाँ पे हम इसका मार्क्स नहीं मिलता क्योंकि सवाल मिली एम्पियर में पूछा गया। तो इस टाइप के सवाल में आपको बेसिकली ध्यान रखना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन ज्यादा टफ तो नहीं है, बट ये क्या है आंसर आपका जो है कि वो गलत आ जाएगा क्वेश्चन के अनुसार से। ठीक, तो आइए देखते हैं मिली एम्पियर में आंसर इसका निकालते हैं। पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं नोडल तो लगा नहीं सकते, सीधा यहाँ पे केवीएल लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जो ये जो सर्किट है इसको हम लोग क्या करें, इक्विवेलेंट सर्किट में इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे इसका। तो ये दोनों क्या पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपको पता है पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है, 100 इंटू 40/140 क्या आ जाए आपका। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो आपका इसका वैल्यू आएगा वो आएगा 28.57 के अप्रोक्स। ठीक है, ओ तो इसका वैल्यू आ गया आपका 28.57। आइए सर्किट बनाते हैं फिर से। ये आपका 50 ओम कनेक्टेड है, ये आपका आर इक्विवेलेंट कनेक्टेड, ये आपका 20 ओम कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, 10 वोल्ट का। यहाँ से आपको आई पूछ रहा है, ये 50 हो गया, ये 28.57 हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया 20 ओम। अब अभी ये सीरीज में कनेक्टेड, आपको सीरीज का इक्विवेलेंट भी पता है आपको, 50 + 20 70 हो गया, 70 + 28 प्लस 70 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 98.57। और आपको पता आई निकालना है आपको, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन जिसका आर इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा आपका 98.57। तो इसका जो आई आ गया वो क्या होगा V अपॉन आर, V आपको 10 दिया गया है और R आपका क्या आ गया 98.57। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 10 डिवाइड बाय 98.57, वो जो आएगा आपका I का वैल्यू जो आएगा 0.0101 एम्पियर। क्या आ रहा है आपका एम्पियर में, और सवाल इसमें मिली एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए आप जो एम्पियर में भी आंसर आपको दिया गया वो देखिए आप जो करेक्ट आंसर है उसके जस्ट अपोजिट दिया, क्योंकि आपका जल्दी आपका नजर पड़ जाए 3 पे, 4 पे आपका ध्यान ही नहीं जाए। तो इस कारण से आप देखिए सवाल भी डिजाइन किया गया ऐसे ही, ऑप्शन भी आपको इसी टाइप से रहेगा। कभी कभी तो फर्स्ट में ही ऑप्शन दिया रहता है ताकि आपको इजिली दिख जाए वो सामने ही। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना, देखिए जो आपका एम्पियर है उसका भी आंसर दिया गया, मगर पूछा कि इसमें मिली एम्पियर में, तो आपको क्या करना है 0.101 से आपको क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 101 मिली एम्पियर। तो ये आपका आंसर आएगा, क्या आंसर होगा इसका 4 नंबर। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। आइए अगला देखते हैं हम क्या सवाल पूछा, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स फॉर द बिलो गिवन सर्किट। मतलब जो करंट सोर्स में इसमें वोल्टेज कितना होगा ये आपसे पूछा गया। मान लीजिए Vx वोल्टेज है, यहाँ पे आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में भी आप केवीएल भी लगा सकते हैं, ये 2 लूप बन रहा है यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं, और आप केसीएल भी लगा सकते हैं। ये आप एक नोड मान लीजिए, क्योंकि जो वोल्टेज डेवलप होगा 5 एम्पियर के क्रॉस, ये पैरेलल में कनेक्ट है 5 ओम के क्रॉस, तो क्या होगा जो वोल्टेज यहाँ पे 5 ओम के क्रॉस डेवलप होगा वही वोल्टेज क्या होगा आपका 5 एम्पियर के क्रॉस डेवलप होगा। तो आइए देखते हैं पहले केसीएल लगा के इस टाइप के सवाल में, देखते हैं कौन सा इजी पड़ता है और कौन सा कम टाइम लगता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे वीपी पोटेंशियल मानते हैं। अब आपको पता है कि ओम्स लॉ के थ्रू आप कैसे निकालना है, तो वीपी - 10/5 ये आपका I1 करंट हो गया, आउटगोइंग करंट है। ये आपको I2 करंट मान लेते हैं आउटगोइंग, यहाँ पे तो करंट दिया ही है तो इसको मानने का कुछ जरूरत नहीं है। तो VP/5 VP - 10/5 प्लस आउटगोइंग करंट है VP/5, ये इनकमिंग करंट है, इसको क्या रहेगा नेगेटिव इक्वल टू 0। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो VP आपको क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 2VP/5 हो जाएगा, 2VP/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो VP इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/2 इक्वल टू क्या जाएगा 17.5। तो VP जो पोटेंशियल है वो 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल है, और यही पोटेंशियल क्या आपका जो 5 एम्पियर उसके अक्रॉस भी, मतलब VP इक्वल टू Vx है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 17.57। तो आपका ये क्या हो गया नोडल से आ गया आंसर। अब देखते हैं इसका इससे लगा के देखते हैं, केवीएल लगा के देखते हैं। ठीक है, इससे देखते हैं कि टाइम ज्यादा लेता है या कम लेता है। तो ये क्या है आपका 2 लूप मान लिया I1 I2, इसमें क्या I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है ये I2 करंट इसमें मानने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 5 एम्पियर करंट सोर्स दिया हुआ।
तो यहाँ पे I2 करंट मानने का जरूरत नहीं है, और करंट का डायरेक्शन मानने का भी जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए 5 एम्पियर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब लगाते हैं केवीएल, तो लूप 1 में लगाते हैं तो क्या होगा, प्लस टर्मिनल से करंट आउट हो रहा है, तो 10, यहाँ पे माइनस टर्मिनल से आउट हो रहा है, ये प्लस माइनस, ये आपको पता है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, सिर्फ फिर आपको देखना है ये मिडिल ब्रांच है, तो यहाँ पे आपको नेट डायरेक्शन करंट का देखना है। ये देखिए करंट का I1 का डायरेक्शन भी इधर ही है और I2 का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो नेट करंट डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियस पता है। अगर मान लीजिए कि एक एलिमेंट में दोनों, इसमें दोनों जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में, तो नेट डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा, और वो क्या होगा, समीशन ऑफ बोथ द करंट डायरेक्शन। तो नेट करंट क्या फ्लो हो रहा है इसमें, I1 + 5, ठीक है। I1 + 5 पता चल गया इस ब्रांच में एलिमेंट का करंट, और आपको पोलैरिटी भी पता चल गया। अब केवीएल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ये आपको पहले डिटरमाइन कर लेना है, ठीक है। अब लगाते हैं केवीएल, तो क्या होगा 10 - 5 I1, और यहाँ पे क्या हो रहा है -5, करंट क्या हो रहा है इसमें I1 + 5 = 0, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -5I1 -5I1 10I1 हो गया, -10I1, तो इसको इधर ले आते हैं, 10I1 हो गया, ठीक है। और ये क्या है, -25 और +10, 10 - 25, तो I1 = क्या हो गया, -15/10 = -1.5 एम्पियर। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द, इसमें वोल्टेज पूछा गया आपको, ये I1 आ गया आपको -1.5। अब आपको पता है वोल्टेज जो होगा, जो 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, वही 5 एम्पियर के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो I1 पता चल गया, तो इसमें नेट करंट क्या फ्लो हो रहा है आपका, I1 + 5, तो -1.5 + 5, नेट करंट क्या हो जाएगा आपका इसमें 3.5 एम्पियर, ठीक है। आपको पता है जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 3.5 × 5 मतलब 17.5 वोल्ट। आगे आंसर आपका 17.5 वोल्ट। तो आप दोनों लगा सकते हैं, बट इसमें केवीएल में क्या होगा, ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। इस टाइप के सवाल में आप सीधा केसीएल लगाइए और विद इन 5 to 10 सेकंड आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, द करंट थ्रू द 120 ओम रेजिस्टर इन द शोन सर्किट बिलो। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, 120 ओम के अक्रॉस करंट पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो आप इजीली देख सकते हैं, दोनों करंट आपको दिया गया थी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ केसीएल का है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नोडल एक पॉइंट लेना है, यहाँ पे नोडल लगाना है। आपको पता है कि ये करंट इनकमिंग हो रहा है, ये करंट आउटगोइंग हो रहा है, और यहाँ पे आप कुछ भी मान लीजिए, आउटगोइंग करंट मान लीजिए, ठीक है। क्यों आप आउटगोइंग करंट मान लीजिए, इनकमिंग करंट, क्योंकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन तो नहीं दिया है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में करंट को मान सकते हैं, ठीक है। हम आउटगोइंग मान लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं सवाल में आंसर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस नोट पे करंट ये 25/7 आउट हो रहा है, और ये IX मान लीजिए करंट आउट हो रहा है। तो इन दोनों का समीशन करते हैं, 25/7 प्लस IX इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/7। तो IX इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/7 माइनस 25/7, क्या जाएगा 4 - 25/7, क्या हो जाएगा 21/7 इक्वल टू -3, माइनस आ रहा है -3 एम्पियर। तो क्या -3 है, नहीं है, +3 है, मतलब करंट को हम इधर ले लेंगे, ठीक है। तो ये +3 आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर क्या है 3। यहाँ पे ऑप्शन में आपको 3 या -3 एक ही रहेगा, ठीक है। इस टाइप में जब डायरेक्शन, अगर यहाँ पे मान लीजिए डायरेक्शन नोटिफाइड आता तब तो पक्का -3 आता, क्योंकि डायरेक्शन मतलब करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तभी ये प्लस माइनस इसमें बना है। और ये अगर मान लीजिए माइनस आता है, ये प्लस आता है, इसका मतलब समझ में आता है ये इनकमिंग करंट होता है नोड में। तो आपको अगर डायरेक्शन दे दिया गया तो आपको एक ही ऑप्शन में आंसर रहेगा, अगर नहीं दिया है तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा, अगर दोनों आंसर आ रहा है तो, ठीक है। बस आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं पूछा है, ठीक है। ये ध्यान देना आपको, बस 3 क्या है आपका, 3 आ गया, मतलब ये सही आंसर हो गया, ठीक है। अब ये अगला सवाल देखते हैं, इन द सर्किट शोन बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट I। यहाँ पे I का वैल्यू आपको पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टाइप के सवाल में आपको दिख रहा है, सीधा आप देख लेंगे, आपका सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से आपको सवाल बनाना है। तो यहाँ पे इस टाइप के सवाल में आपको ऑब्जर्वेशन का काम करना है, कैलकुलेशन बाद में करना है। यहाँ देखिए +8 वोल्ट है, सोर्स लगा हुआ है यहाँ पे, ये +8 वोल्ट का इन दोनों के बीच लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक 1 एम्पियर करंट इस नोड पे दिया हुआ है, ये I यहाँ पे आपको पूछा गया, मगर इस ब्रांच में करंट तो पता नहीं है। मगर इस ब्रांच में अगर करंट पता चल गया अपने को, नोन हो गया, तो क्या होगा, हम इजिली I का वैल्यू निकाल सकते हैं नोडल लगा के इस पॉइंट पे। अब क्या करना है, सीधा हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए +8 वोल्ट है, तो ये इसके अक्रॉस भी +8 वोल्ट हो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। अब ये पैरेलल में लगा, ये टोटल वोल्ट आपका कितना है, 8 वोल्ट, और इसके जो मान, अब इसको सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर आपको विदाउट सर्किट भी समझा देंगे कि कैसे बनाना है इस सवाल को। ये +-8 वोल्ट हो गया, ये आपका क्या है 2 ओम कनेक्टेड है, और ये आपका क्या है +-2 वोल्ट है,
ठीक है। अब देखिए इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा ये आप निकाल सकते हैं। आप केवीएल लगा के यहाँ पे, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 6 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा वोल्टेज 6 वोल्ट। नहीं तो आप लगा के देख लीजिए, ये मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, तो 8 वोल्ट माइनस 2 आई माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई इधर ले आया तो 8 माइनस 2 6/2 3, और जो आपका जो वोल्टेज आएगा इसके अक्रॉस क्या होगा वी इक्वल टू आई आर 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा 6। तो देखिए प्लस 6 आ रहा है, तो ये क्या होगा प्लस 6 हो गया। ठीक है, तो इसके अक्रॉस कितना आ गया 6 वोल्ट। अगर ये 6 वोल्ट आ गया आपका 2 ओम के अक्रॉस, तो आप इसके करंट भी निकाल सकते हैं। आपको पता है जो करंट यहाँ होगा इसी करंट वोल्टेज सोर्स में भी होगा। तो 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट आ जाएगा वी अपॉन आर, तो 6/2 इक्वल टू क्या होगा 3 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे इसके अक्रॉस 3 एम्पियर। अब आपको ये इस एलिमेंट में करंट पता चल गया। अब इस एलिमेंट में आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो आइए आप इजीली यहाँ पे नोडल लगा के लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस नोड पे क्या हो रहा है, ये 1 एम्पियर करंट इनकमिंग है, ये 3 एम्पियर करंट आउटगोइंग है, ये आई इनकमिंग है। इनकमिंग इक्वल टू क्या था आउटगोइंग, तो आई प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। आई इक्वल टू क्या जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी 2 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे आप केवीएल भी लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से केवीएल ज्यादा टाइम टेकिंग लगेगा। तो आपको पता है केवीएल कैसे लगाना है, तो आप इजीली देख लेंगे। अगर आपको इस पे लगा के भी आप देख लीजिएगा कौन सा टाइम ज्यादा लेता है। ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया था 2008 में। तो यहाँ तक था आपका बेसिक केसीएल एंड केवीएल। ठीक है, और आपको एडवांस में अगले क्लास में समझाया जाएगा। तो अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पे जरूर से जरूर क्लिक कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।